नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह। और संतान के जरिए लोग अपने विचारों, अपनी मान्यताओं, अपनी धारणाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं और कई बार लोग अपने अधूरे सपनों को भी सच करना चाहते हैं। कुछ जो धार्मिक मान्यताओं में जकड़े हुए लोग हैं, उनका तो यह भी मानना है कि अगर अच्छी संतान मिल जाए तो इहलोक और परलोक दोनों सुधर जाता है। लेकिन ऐसी दंपतियों का क्या जिनके संतान नहीं है? यह समस्या कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन जागरूकता की कमी है। जब भी संतानहीनता की बात होती है तो हम सब के मन में यह विचार आता है, या तमाम सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि शायद महिलाएं इसके लिए दोषी हैं या महिलाओं की इसकी ज्यादा जिम्मेदारी है, जबकि सच ऐसा नहीं है। कम से कम 50% ऐसे मामले हैं जिनमें पुरुषों की वजह से संतानहीनता की वजह बनती है। और क्या कुछ कारण हो सकते हैं इसके? संतानहीनता की जब बात होगी तो क्या किस तरह से ये समस्या सामने आ सकती है? कौन से ऐसे दंपत्ति हैं जिनको इलाज के लिए पहले से इसको लेकर के सतर्क रहना चाहिए? कौन सी जांच है? और सबसे खास बात है कि आज के समय में जब ज्ञान विज्ञान इतनी प्रगति कर चुका है, जब इतनी तकनीक आगे जा चुकी है, ऐसे में संतानहीनता को लेकर के बहुत सारी जो नई रिसर्चेज हैं, जो नए विश्लेषण हैं, उन पर भी ध्यान देने की जरूरत है। और इसके जरिए संतानहीनता की समस्या का इलाज काफी कुछ हद तक पूरे तौर पर किया जा सकता है। ऐसे में जागरूक होने की जरूरत है और जानने समझने की जरूरत है कि संतानहीनता का इलाज कैसे कुछ किया जाए, जो नई तकनीक है उसके जरिए कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, जीवन को खुशहाल किया जा सकता है। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल होगा, जिनसे हम आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ में इस पूरे डिस्कशन में मौजूद रहेंगी डॉक्टर नीना मल्होत्रा, जो कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनोकोलॉजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, न्यू दिल्ली में। और इसके साथ ही साथ डॉक्टर ऋषिकेश डी पाई हमारे साथ में मौजूद रहेंगे, जो कि गायनोकोलॉजिस्ट हैं एंड फर्टिलिटी एक्सपर्ट हैं, मेडिकल डायरेक्टर लीलावती हॉस्पिटल IVF सेंटर मुंबई में। बहुत स्वागत है सर आपका। और डॉक्टर राजीव सूद, जो कि फाउंडर डीन हैं डॉक्टर RML हॉस्पिटल और प्रोफेसर कंसल्टेंट यूरोलॉजी नई दिल्ली में, आपका भी स्वागत है सर। पहले मेल इनफर्टिलिटी की बात कर ले डॉक्टर ऋषिकेश, आपसे जानना चाहेंगे कि कौन से वो प्रमुख कारक हैं जो मेल इनफर्टिलिटी जो है उसको उसके कारक हो सकते हैं, उसकी वजह हो सकते हैं। तो पहली चीज यानी मेल इनफर्टिलिटी कैसे हम डायग्नोस करें, तो 3-4 दिन संबंध यदि नहीं रखेंगे, उसके बाद वो सीमेन प्रोड्यूस करता है आदमी, और वो चेक कर लेते हैं हम लोग। तो उसके लिए हम काउंट देखते हैं। नॉर्मल काउंट 15 मिलियन पर ml से ज्यादा होता है नॉर्मल मेल्स में। या मोटिलिटी यानी जो मूवमेंट की क्षमता होती है वो 40% अप्रोक्सीमेटली से ज्यादा होना जरूरी है, या नॉर्मल फॉर्म्स है वो 4% से ज्यादा होना जरूरी है। तो यदि मोटिलिटी या नॉर्मल फॉर्म या मॉर्फोलॉजी या काउंट में यदि कमतरता हो जाएगी, उसको हम मेल फैक्टर बोलते हैं। और वो एक ही सैंपल नहीं, और एक यदि एक सैंपल में प्रॉब्लम निकला तो और एक सैंपल करके, यदि वो सैंपल में भी यदि प्रॉब्लम हुआ तो हम बोल सकते हैं कि अच्छा ये कपल में ये मेल का प्रॉब्लम है। आप समझिए, तो वंस वो प्रॉब्लम होने के बाद हम फिर कारण ढूंढते हैं, बाबा कारण क्या हो सकता है। नॉर्मल लोगों में सब हम देखते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट में कुछ कारण नहीं निकलते हैं। ओवरऑल जो है उनका जो डेवलपमेंटल है या एनवायरनमेंट के कारण, अलग अलग रीजन के कारण वो उनमें काउंट कम रहता है। बट कभी कभी कारण मिल सकता है, जैसे कि अराउंड यानी जो टेस्टिस होती है जहां से स्पर्म प्रोड्यूस होता है, उसके बहुताली जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो सूज सकते हैं, उसको हम वैरिकोसील बोलते हैं। तो क्लिनिकली पाल्पेबल वैरिकोसील यानी हाथ से, बहुत लोग मशीन आजकल डॉपलर से वैरिकोसील देखते हैं, उससे मतलब नहीं है। यदि हाथ से अच्छे डॉक्टर सूज जैसे अच्छे एक्सपर्ट यदि हाथ से पाल्पेट करके उनको वैरिकोसील लगा तो ही उसको बोलते हैं कि हाँ वैरिकोसील के कारण ये प्रॉब्लम हो सकता है। या कई लोग जो गर्म जगह में काम करते हैं, जैसे कि बस ड्राइवर या कोई केमिकल प्लांट में भट्टी में काम करता है जहाँ हाई हीट होती है, उसमें हीट के कारण भी काउंट कम हो सकते हैं। या कोई इन्फेक्शन हो सकते हैं जहां से जो आपकी नलिका है जहां से ब्लॉकेज हो सकता है, स्पर्म बाहर निकलने का प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कि हमारे देश में ट्यूबरकुलोसिस या संसर्गजनक प्रॉब्लम्स है जैसे गोनोरिया, ऐसे इन्फेक्शन के कारण भी काउंट कम हो सकता है। यानी दो तरीके के मेन, जैसे कई लोगों में जीरो काउंट होता है, तो जीरो काउंट दो तरीके से हो सकता है। एक नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया हो सकता है या ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया। ऑब्स्ट्रक्शन यानी टोटली यानी टेस्टिस में स्पर्म प्रोडक्शन चल रहा है पर बाहर नहीं निकल रहा है, तो उसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव
एजोस्पर्मिया बोलते हैं, जहां एक कोई ब्लॉकेज के कारण काउंट, जैसे कि कोई पहले जब जमाने में वाजेक्टमी का प्रमाण बहुत ज्यादा था, मेल स्टरलाइजेशन, तो उसके कारण काउंट 0 हो सकता है, या कोई इन्फेक्शन या कंजेनिटल एब्सेंस होता है, कभी कभी जो वास होते हैं, जो नलिका होते हैं वो एब्सेंट रहती है, उसके कारण स्पर्म टेस्टिस में प्रोड्यूस होते हैं पर बाहर नहीं निकल सकते, तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया बोलते हैं उसको। या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव टेस्टिस फेल भी हो सकती है, उसमें टेस्टिस का प्रोडक्शन ही नहीं होता है। तो अलग अलग कारण के कारण, तो पहले यानी सीमेन टेस्ट करने का, और यदि मेल फैक्टर निकला तो फिर पिन पॉइंट करने का कि कारण क्यों है, क्या हो सकता है। पर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम कुछ भी कारण निकलता नहीं, थोड़ा काउंट कम रहता है, तो फिर मेडिकल ट्रीटमेंट से हम उसको काउंट बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। जी जी। जब आपने आईवीएफ का जिक्र किया है, तो यहाँ ये जानना समझना ज़रूरी है कि आईवीएफ तकनीक क्या है, और कई बार हम इसका जो विज्ञापन, बड़े बड़े विज्ञापनों के ज़रिए हम इसका प्रचार देखते हैं, और कई बार ये भ्रामक भी होते हैं। हमारे साथ में डॉक्टर ऋषिकेश हैं। डॉक्टर ऋषिकेश, किस तरह से समझना चाहिए, कब आईवीएफ तकनीक की ज़रूरत पड़ती है, और कितना सक्सेस रेट इसका है, किस तरह से इसको समझना चाहिए? तो जैसे डॉक्टर नीना ने और डॉक्टर राजू ने बताया कि जनरली कोई भी कपल आएगा तो नॉर्मली हम देखते हैं कि क्या फॉल्ट है, जैसे कि सीमेंट टेस्ट किया जाता है हस्बैंड में, यदि कुछ काउंट प्रॉब्लम होगा तो अब हम दवा देके ट्राई करते हैं इम्प्रूव करने का। कोई प्रॉब्लम होगा जैसे कि वैरिकोसेल होएगा तो हम ठीक कर देते हैं। हम औरतों में देखते हैं कि स्त्रियों में कि भाई क्या प्रॉब्लम है, ट्यूब बंद है क्या, तो ट्यूब बंद होएगा तो खोलने की कोशिश करते हैं। कोई इन्फेक्शन है तो दवा देके ठीक करते हैं। पीसीओडी होएगा तो दवा देके अंडे तैयार करके इजीली बहुत से पीसीओ के लोग जो है वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं। यदि गर्भाशय में कोई फॉल्ट होएगा तो हम ठीक कर सकते हैं, जैसे कि पर्दा होएगा तो कट कर सकते हैं, कोई बड़ा रसोली होएगा, फाइब्रॉइड होएगा तो उसको निकाल सकते हैं लैप्रोस्कोपी से या हिस्टोस्कोपी से, एडिनोमायोसिस को ट्रीट करते हैं। तो ऐसे सब करके बहुत से लोग सिंपल तरीके से प्रेग्नेंट हो जाते हैं, उनको आईवीएफ की कुछ जरूरत नहीं पड़ती। यदि फिर भी यदि उनको प्रेगनेंसी नहीं हुआ सिंपल तरीके से, तो फिर हम आईयूआई करके करते हैं, जहां हम उनको सिंपल दवा देते हैं, 2-3 अंडे तैयार करते हैं, फॉलिकल मॉनिटरिंग करते हैं सोनोग्राफी पे, और जब अंडे तैयार हो जाते हैं तब उनको सिंपल एक इंजेक्शन देके हम सैंपल लेके प्रोसेस करके गर्भाशय के अंदर डाल के, बहुत से लोग इसको इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन बोलते हैं, तो बहुत से लोग आईयूआई में प्रेग्नेंट हो जाते हैं। जैसे कि 10 लोगों ने आईयूआई किया हर टाइम तो एक प्रेगनेंसी हो सकती है, यानी आईयूआई का जो प्रेगनेंसी रेट है वो 10% है। तो नॉर्मली 2-3 आईयूआई में 30-40% लोग प्रेग्नेंट हो जाते हैं, पर उसमें एटलीस्ट 1 ट्यूब ओपन होना जरूरी है, और काउंट कम से कम 5 मिलियन से ज्यादा होना इंपॉर्टेंट है, 5 से 10 मिलियन। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इससे 80% लोग सिंपल तरीके से बिना आईवीएफ के प्रेग्नेंट हो जाते हैं अपने देश में। जो नहीं होते, जैसे कि सब कुछ करके भी नहीं होते प्रेग्नेंट, या नली पर बहुत ही खराब तरीके से बंद हो चुकी है, अंडा और स्पर्म मिलन होने का सवाल ही नहीं उठता है, या काउंट बहुत ही कम है, 2 मिलियन काउंट है, ऐसे लोगों में आईवीएफ किया जाता है। या सिंपल तरीके फेल होके, आईयूआई फेल होके फिर कुछ नहीं रह गया तो आईवीएफ किया जाता है। तो ये अंडरस्टैंड करना बहुत ही जरूरी है। देखो, ये जो विज्ञापन आप बोल रहे हैं उससे लोग मेरे को फोन आते बोलते हैं, सर आप आईवीएफ करते हो क्या और आपका खर्चा कितने? बोला, अरे बाबा क्या बात करें, पहले आपका क्या प्रॉब्लम है? सिंपल तरीके से 90% लोगों को बच्चे रह सकते हैं, आईवीएफ की आपको जरूरत नहीं है। ये गलत फहमी जो मन में सबके घुसी है वो हल करना बहुत जरूरी है। अभी आईवीएफ ने क्या कि आईवीएफ ने जब हम औरतों को 8-10 दिन के लिए इंजेक्शन देते हैं, बहुत से अंडे तैयार करते हैं, जब अंडे रेडी हो जाते हैं तो बेहोश करके गर्भाशय एक छोटी सी नीडल होती है, उससे सोनोग्राफी के जरिए अंदर से जल्दी 5-10 मिनट में सब अंडे निकाल लेते हैं, और 3-4 घंटे में औरत घर जा सकती है। उसके बाद हस्बैंड का सैंपल लिया जाता है और अंडे और स्पर्म का मिलन करके इंक्यूबेटर में रखा जाता है। 2 दिन के अंदर एम्ब्रियो तैयार होते हैं, यानी भ्रूण तैयार होते हैं। वो जो 2 दिन के भ्रूण है वो 4 सेल के होते हैं। यदि उनको और हम लोग ने कल्चर किया, 3rd डे पे 8 सेल के होते हैं, और कल्चर किया तो 5 दिन में वो 150 सेल के बड़ा एक भ्रूण बन जाता है, उसको ब्लास्टोसिस बोलते हैं। तो नॉर्मली डे 2 या डे 3 या डे 5 को 1 या 2 भ्रूण लेके हम गर्भाशय में डाल के बहुत से लोग आईवीएफ से प्रेग्नेंट हो जाते हैं। तो आईवीएफ का प्रेगनेंसी रेट 30-35% है, लाइव बर्थ रेट ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी
समझो 10 पेशेंट मेरे पास आएंगे तो 3 अटेम्प्ट में, 3 एम्ब्रियो ट्रांसफर में 90% लोग प्रेग्नेंट होते हैं, पर एक ट्रांसफर में 30%। ये भी बहुत रखना बहुत जरूरी है माइंड में, नहीं तो लोगों को गलतफहमी होती है। सब लोग बड़े बड़े विज्ञापन बोलेंगे 90% रिजल्ट, ये परसेंट रिजल्ट, वो परसेंट। ये समझना बहुत जरूरी है कि बाबा हर टाइम 3 लोगों ने आईवीएफ किया तो एक उसमें से प्रेग्नेंट हो जाएगा। तो ये सब क्लैरिटी रखना माइंड में बहुत जरूरी है। और यदि 3 आईवीएफ के बाद भी यदि आप प्रेग्नेंट नहीं रहेंगे तो आप एडॉप्शन की तरफ जाना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। और यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर जो कि हमें अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से कॉल कर रहे हैं, महावीर सिंह जी। महावीर जी पूछिए अपना सवाल। सर, मेरी घरवाले के गर्भाशय में गांठें हैं और उनकी उम्र 34 वर्ष है। क्या हम आईवीएफ करा के सक्सेस हो सकते हैं? अच्छा, आईवीएफ कराकर सक्सेसफुल हो सकते हैं क्या? डॉक्टर ऋषिकेश, आप इनका जवाब देना चाहिए। यही क्वेश्चन गलत क्वेश्चन है, क्योंकि ये गांठें हैं वो पहले जैसे डॉक्टर नीना ने अच्छी तरह से बोला कि बस सोनोग्राफी करके हम देखेंगे गांठें कितने हैं। यदि कम गांठें होंगे, नॉर्मली गर्भाशय में गांठें होंगे तो वो फाइब्रॉइड होते हैं, छोटे छोटे फाइब्रॉइड होंगे, 3 सेंटीमीटर से कम होंगे, गर्भाशय के अंदर की लाइनिंग को दबा नहीं रहे तो उसको निकालने की कुछ जरूरत नहीं है। यदि बड़े होंगे तो दूरबीन डालेंगे, पहला उसको ठीक कर देंगे, निकाल लेंगे ऑपरेट करके। बहुत से लोग को हम गांठें होके भी पहले आईयूआई ट्राई करते हैं, वो फेल हो गया तो फिर हम निकालने की कोशिश करते हैं। बट छोटे होंगे तो नहीं टच करते हैं। यदि बड़े होंगे, 4-5 सेंटीमीटर के होंगे या लाइनिंग को पुश करते होंगे तो ही उनको निकाला जाता है। और उसके बाद भी हम आईयूआई ट्राई करते हैं और फिर भी नहीं हुआ तो आईवीएफ करते हैं। आप समझिए। तो ये देखो, यही तो उनके सबके मन में ड्रिलिंग हो चुका है कि बच्चा नहीं हुआ तो आईवीएफ करो जी। ये बीच में का जंप, सबको जंप मारने को, ये मैं पेशेंट को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं ये जो एक मार्केटिंग का जो है उनको मैं ब्लेम कर रहा हूँ कि लोगों को वो ये आपके जरिए, आपके जैसे प्रोग्राम के जरिए उनको सही ट्रीटमेंट बताना बहुत जरूरी है। जी जी बिल्कुल। कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर्स का, डिजीजेस का होगा तो डॉक्टर ऋषिकेश आपसे जानना समझना चाहेंगे कि ये जो जेनेटिकल डिसऑर्डर्स हैं या जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ हैं, इनका भी क्या पता लगाया जा सकता है? और ये जो प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग है, इसको कैसे समझना चाहिए? एक प्रश्न भी इससे जुड़ा हुआ हमारे पास आया है। आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है, शायद आपकी जी म्यूट बटन देख लीजिए। अच्छा, आईवीएफ जब चालू हो गया ना तो 30 बरस से अभी आईवीएफ हो रहा है, तो मेनली इनफर्टिलिटी के लिए हुआ। पर 1995 में नया ब्रेक थ्रू आया, क्योंकि जिसमें काउंट बहुत कम हो जाते हैं उसमें नॉर्मल आईवीएफ नहीं कर पाते, तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन है, इक्सी का टेक्निक आया जहां एक स्पर्म उठा के अंडे के अंदर इंजेक्ट करके भ्रूण तैयार करके बहुत लोगों को बच्चे होने लगे। वो टेक्निक होने के बाद बहुत कुछ नए नए ब्रेक थ्रूज आने लगे और 2000 में फर्स्ट बच्चा हो गया, दैट इज प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग का बच्चा हो गया, जिसमें हम क्या करते हैं, भ्रूण बनाने के बाद उसका एक छोटा सा टुकड़ा लेके उसको टेस्ट कर सकते हैं, जेनेटिक टेस्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि भ्रूण में कुछ बाधा है कि नहीं। जैसे कि हमारे देश में बहुत लोगों में थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया का बड़ा प्रॉब्लम है, तो अभी हम ब्लास्टोसिस्ट बना सकते हैं और उसका जो कवर है उसको हम प्रोफेक्टोडर्म बोलते हैं। उसके 2-4 पेशिया को निकाल के ब्लास्टोसिस्ट को फ्रीज करते हैं और वो जो पेशिया निकाल के टेस्टिंग को भेजते हैं। और एक पीसीआर करके टेस्ट है या एनजीएस करके नया टेस्ट आया, नेक्स्ट जेन सीक्वेंसिंग, उससे हम टेस्ट करके देखते हैं कि ये जो भ्रूण फ्रोजन किया है उसमें थैलेसीमिया का एबनॉर्मलिटी है या नहीं। जो भ्रूण में एबनॉर्मलिटी नहीं है उसको फिर लेके थॉ करके स्त्री के अंदर छोड़ के बच्चा पैदा कर सकते हैं। तो ये प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग है, बड़ा ब्रेक थ्रू आया है और हमारे देश में स्पेशली मध्य प्रदेश में और बिहार, ये एरिया में बहुत लोगों में सिकल सेल और थैलेसीमिया का प्रमाण है। तो समझो उनको पहला बच्चा एबनॉर्मल नहीं, जिसमें थैलेसीमिया हो चुका है मेजर, बिकॉज मेजर बच्चे में ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है, हर हफ्ते में उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो वो आईवीएफ के जरिए प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग करके जो कैरियर है या नॉर्मल भ्रूण है उसको डाल के अगला बच्चा पैदा कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा
ब्रेक थ्रू आया है। बहुत लोगों में डाउन बेबी भी होता है। प्रीवियस समझो बच्चा मेंटली जरा रिटार्डेड होता है तो उनको डाउन्स बोलते हैं, ट्राइसोमी 21, 18, 13 हो सकता है। तो उनके लोगों में भी हम आजकल प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग कर सकते हैं। या कोई भी जो औरत है जिसका उम्र 35 से ज्यादा है, जो आईवीएफ कर रही है, 2-3 टाइम आईवीएफ फेल हो चुका है या 2-3 टाइम आईवीएफ करके अबॉर्शन हो चुके हैं, मिसकैरेजेस हो चुके हैं, ऐसे लोगों में भी आजकल प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग ऑफर करते हैं हम। जी जी बिल्कुल। तो अपनी लाइफस्टाइल को सुधारें, अच्छा खान पान रखें, स्ट्रेस से दूर रहें और निश्चित तौर पर संतानहीनता की जो समस्या है इससे निजात पाई जा सकती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का। डॉक्टर नीना मल्होत्रा आपका शुक्रिया, डॉक्टर ऋषिकेश डीपाई आपका भी बहुत शुक्रिया और डॉक्टर राजीव सूद बहुत बहुत शुक्रिया अपने विचारों को हम तक बताने के लिए और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके सवालों का जवाब देने के लिए। बहुत शुक्रिया।